अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज आपका फर्स्ट ईयर के बायोलॉजी का चैप्टर बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल से टॉपिक आपको पढ़ाया जा रहा है कार्बोहाइड्रेट्स का। कार्बोहाइड्रेट्स समझने के लिए सबसे पहले हम ये पढ़ते हैं, आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि फंक्शनल ग्रुप क्या है। जब तक फंक्शनल ग्रुप समझ में नहीं आता हम कार्बोहाइड्रेट्स के डेफिनेशन को नहीं सीख सकते। फंक्शनल ग्रुप क्या चीज़ है? आप फंक्शनल ग्रुप को समझने के लिए यहाँ पर आप देखिए, ये मैंने आपके लिए 3 एग्जाम्पल्स लिखे हुए हैं। ये एक कंपाउंड है, यहाँ पर आपको नज़र आएगा। ये इसको फ़िलहाल मैं मिटा रहा हूँ। अच्छा, ये आ गया भाई। 3 एग्जाम्पल्स आपके सामने हैं, 3 कंपाउंड्स हैं। CH2 CH2 CH2, 3 कार्बन इसमें मौजूद है। ये 3 कार्बन वाला कंपाउंड है। इसको भी समझाने से पहले अगर मैं आपको थोड़ा सा वैलेंसी ऑफ कार्बन समझा दूं तो आपको ये भी समझ आएंगे आसानी से। वैलेंसी ऑफ कार्बन क्लास 10 मैट्रिक में आपने पढ़ लिया होगा। अगर नहीं पढ़ा है या भूल गए हैं तो एक बार फिर से मैं बताना चाहूँ कि वैलेंसी ऑफ कार्बन का मतलब ये है कि कार्बन के आसपास कितने एटम्स अटैच हो सकते हैं या एक कार्बन मज़ीद कितने एटमों के साथ बॉन्ड बना सकते हैं। तो इसका जवाब ये है कि कार्बन मज़ीद 4 एटम्स के साथ बॉन्ड बना सकते हैं। वो 4 एक जैसे एटम भी हो सकते हैं, वो मुख्तलिफ एटम्स भी हो सकते हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखिए, ये कार्बन का एटम है और इसके बाद जो 4 लाइनें आपको नज़र आ रही है, 4 बॉन्ड्स हैं, बॉन्ड्स। तो बॉन्ड में ये ऐसा भी पॉसिबल है कि ये 4 हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन इसके साथ बॉन्ड बनाए और ये कार्बन यहाँ पर दूसरे हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना ले और यहाँ पर तीसरे और यहाँ पर चौथे हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना ले। तो ये यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 4 हाइड्रोजन एटम्स ने एक कार्बन के साथ बॉन्ड बनाया हुआ है। तो इसीलिए हम कार्बन को क्या नाम देंगे? कार्बन को हम नाम देंगे टेट्रा। टेट्रा, टेट्रा का जब भी मतलब आ जाए तो टेट्रा का मतलब है 4, राइट? टेट्रा मतलब 4, टेट्रा। टेट्रा वैलेंट, ये लफ्ज़ वैलेंट वैलेंसी से निकला हुआ है, यानी कार्बन अपने आसपास 4 एटम्स के साथ बॉन्ड बना सकते हैं। तो इसीलिए हम इसको टेट्रावैलेंट कहते हैं। अब जब भी हम कहीं पे कार्बन लिखेंगे तो कार्बन के आसपास 4 बॉन्ड्स का होना लाजमी है। तो आइए इसके बाद हम आ जाते हैं इन 3 कंपाउंड्स की तरफ। यहाँ पर ये एक कार्बन है, दूसरा कार्बन है, तीसरा कार्बन है। ये एक कंपाउंड है और हर कार्बन यहाँ पर जो है ना 2 हाइड्रोजन्स के साथ अटैच है। तो ये ऐसा हम क्यों कर रहे हैं? जैसे कि आपको पता है कि ये कार्बन के आसपास 4 बॉन्ड का होना लाजमी है, ज़रूरी है। तो ये CH2 जो यहाँ पर आप देख रहे हैं, H2 आप देख रहे हैं, असल में ये ऐसा है कि हमारे पास ये जो कार्बन है इसने एक बॉन्ड इस कार्बन के साथ बनाया हुआ है, एक बॉन्ड इस तरफ पीछे की तरफ है, ठीक है? 2 बॉन्ड्स हो गए और तीसरा बॉन्ड ऊपर है, चौथा बॉन्ड नीचे है। ये 4 बॉन्ड्स आ गए। 4 बॉन्ड में से ऊपर और नीचे जो 2 बॉन्ड्स हैं इसके साथ हम 2 हाइड्रोजन लगा देते हैं, ठीक है? 2 हाइड्रोजन हो गए और यहाँ पर अब आप ये ना सोचिए कि इधर आपने हाइड्रोजन क्यों लगाया है, कोई और एटम आप नहीं लगा सकते, उससे आपका काम है ही नहीं। जो चीज़ मैं समझा रहा हूँ वो कुछ और है। आप सिर्फ ये देखिए कि कार्बन के आसपास 4 बॉन्ड्स आ गए हैं, ठीक है? तो ये देखिए, उस तरफ मैंने कुछ लिखा भी नहीं है ना, वो ज़रूरी है, इधर कुछ भी आ सकता है। जब हम 2 बॉन्ड्स यहाँ पर लिखेंगे यानी 4 बॉन्ड्स टोटल हो जाएंगे। ये जो 2 हाइड्रोजन है इसको हम लोग शो नहीं करते हैं, बॉन्ड्स को शो नहीं करते हैं। कैसे बॉन्ड को शो नहीं करते? इन 2 हाइड्रोजन के बॉन्ड्स को छुपा देते हैं। बस ऐसा करते हैं कि इन 2 हाइड्रोजन को यहाँ पे लिख देते हैं CH2। हाँ जी, अब इसको यहाँ पर हम लोग नहीं लिखते हैं, बस CH2।
तो अक्सर स्टूडेंट जब देखते हैं कि कार्बन की वैलेंसी कैसे 4 हो गई, एक बॉन्ड ये है, एक बॉन्ड ये, तो 2 बॉन्ड्स हो गए, तो 4 कैसे हो गए? असल में 4 है, लेकिन उन 2 हाइड्रोजन के बॉन्ड्स को हम शो नहीं करते हैं। जिस तरह इस कार्बन के 4 बॉन्ड्स हैं, इसी तरह से इस कार्बन के भी 4 बॉन्ड्स हैं। अब देखो ये जो बॉन्ड है ये इस कार्बन का भी है और ये बॉन्ड भी इस कार्बन का है। सो 2 बॉन्ड्स तो ये हो गए, 2 हाइड्रोजन हो गए, ये भी 4 हो गए। इसी तरह से ये जो कार्बन है इसके भी 4 बॉन्ड्स हैं, 4 वैलेंसीज हैं। वैलेंसी के बाद यहाँ इस बात पे यकीन करने के बाद कि हर कार्बन जो है उसके 4 बॉन्ड्स हैं और ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ऑर्गेनिक कंपाउंड का मतलब क्या है? ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, मतलब हम लोग ये 3 के 3 ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। ऐसे कंपाउंड तो दुनिया है जहाँ में बहुत सारे कंपाउंड्स हैं, H2O पानी, NH3 अमोनिया, बहुत सारे कंपाउंड्स हैं। लेकिन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का मतलब है वो कंपाउंड्स जिसमें कार्बन मौजूद हों, जिसमें कार्बन मौजूद हो। कार्बन के जो कंपाउंड्स होते हैं उनको ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहा जाता है। माँ सिवाय चंद कंपाउंड्स के जिनमें कार्बन तो है लेकिन वो ऑर्गेनिक नहीं, वो कुछ एक्सेप्शनल केसेस है। लेकिन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का मतलब ये है कि जिस कंपाउंड के अंदर कार्बन मौजूद हो और अक्सर हाइड्रोजन भी उसके साथ मौजूद होगा। माँ सिवाय चंद 1-2 केसेस जिसमें हाइड्रोजन नहीं है, लिहाजा कार्बन का होना लाजमी है। कार्बन जो है वो मेजर एलिमेंट होगा। सो ये हमारे पास बिल्कुल पक्के ज़बरदस्त किस्म के ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। ये भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ये भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है। सो इन 3 ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को आप ज़रा देख ले। इन 3 का जो नाम है वो भी एक जैसा है, शक्ल भी एक जैसा है, इनकी जो प्रॉपर्टीज़ है, खसूसियात भी एक जैसे होंगे, सब के सब इनका सब कुछ एक जैसा है। ठीक है, तो अब ज़रा देखें मैं क्या करने वाला हूँ इसके साथ। इस कंपाउंड के साथ मैं यहाँ पर लगा रहा हूँ OH। ठीक है, OH ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का एक ग्रुप है OH, जिसको आप हाइड्रो ऑक्साइड या हाइड्रोक्सल ग्रुप भी कह सकते हैं। हाइड्रोक्सल ग्रुप, हाइड्रोक्सल ग्रुप आप इसको कह सकते हैं। हाइड्रोक्साइड भी बोलते हैं लेकिन हाइड्रोक्सल ज़्यादा अच्छा नाम है बोला, हाइड्रोक्सल ग्रुप है। और यहाँ पर मैं क्या अटैच करता हूँ? यहाँ पर मैं एक और एटम अटैच करता हूँ, Cl 2 एटम नहीं है, Cl 1 एटम है, क्लोरीन। और यहाँ पर मैं एक और चीज़ अटैच करता हूँ, C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पर हाइड्रोजन में अटैच करता हूँ। अब आप ज़रा देखें ये जो 3 कंपाउंड्स हैं, ये 3 कंपाउंड्स अब एक जैसे नहीं रहे पहले की तरह। ये 3 कंपाउंड्स अब एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं। इनकी जो खसूसियात है वो एक दूसरे डिफरेंट है। ये बिल्कुल मुकम्मल तौर पर एक अलग कंपाउंड है और ये अपने लिहाज से इसकी नेचर, इसकी खसूसियात अलग है, इसकी खसूसियात और नेचर अलग अलग है। तो सवाल ये है कि इनकी प्रॉपर्टीज़ या खसूसियात क्यों एक दूसरे से अलग हो गई। मैं जब आपसे सवाल पूछूंगा तो आप सब ये कहोगे कि ये पहले एक जैसे थे, अब अगर इनकी खसूसियात चेंज हो गई तो उनकी वजह ये चीज़ें होंगी। ज़ाहिर है हर स्टूडेंट ये कहें कि इनकी वजह से होगा। तो ये इन चीज़ों पर आप ज़रा गौर करें। ये जो है ये एटमों का ग्रुप है या एक एटम हो सकता है या एटमों का ग्रुप हो सकता है जो एक कंपाउंड को एक पहचान देते हैं। मतलब ये इन तीनों पहले कंपाउंड्स की कोई ख़ास पहचान नहीं थी, अब इसकी वजह से इस कंपाउंड को एक पहचान मिला, इसको एक ज़ात मिला और इसको एक फैमिली मिली। इसका फैमिली नाम क्या है? अल्कोहल है। मिसाल के तौर पर इस केस में जब ये OH आ जाए तो ऐसे कंपाउंड को हम लोग क्या नाम देते हैं? फैमिली नेम अल्कोहल। भाई ये अल्कोहल हो गया। और ये जो है आप ये देख रहे हैं ये इसको अलग खसूसियात मिल जाती है। ठीक है, इसको अलग पहचान मिल जाता है। तो इसका फैमिली नाम हम क्या रखेंगे? इसका फैमिली नाम जो है वो है हैलाइड्स। ठीक है, अल्काइल हैलाइड्स या हैलाइड्स। ठीक है, और ये जो है इसको भी एक अलग सी पहचान मिल जाती है। तो इसका नाम क्या होगा? एल्डिहाइड। तो पूरे कंपाउंड को जो है एक ख़ास फंक्शन, ख़ास डिफरेंट किस्म का यूनिक सा फंक्शन मिल जाता है, खसूसियत मिल जाता है। किसकी वजह से? इन एटम या एटमों के ग्रुप की वजह से। लिहाजा ऐसे एटम या ग्रुप जो एक कंपाउंड को एक खसूसियत, एक पहचान देते हैं, ऐसे एटमों या ग्रुप को हम लोग क्या नाम देंगे? फंक्शनल ग्रुप, FG। भाई ये एक फंक्शनल ग्रुप है।
इसी तरह मैं आपसे सवाल पूछूंगा कि ये तो आप ही कहोगे कि ये भी एक फंक्शनल ग्रुप है, और ये भी C++OH ये भी क्या है, ये हमारे पास ये भी एक फंक्शनल ग्रुप है। सो ये रहे हमारे पास फंक्शनल ग्रुप का कॉन्सेप्ट कि फंक्शनल ग्रुप है क्या चीज़। फंक्शनल ग्रुप को समझाने के बाद मैं ये भी बताना चाहूँगा कि फंक्शनल ग्रुप्स बहुत सारे कई अक़साम के हैं, लेकिन चूँकि आज में हम कार्बोहाइड्रेट्स पढ़ रहे हैं तो कार्बोहाइड्रेट्स के लिए मुझे सिर्फ 2 फंक्शनल ग्रुप्स को समझाना होगा, उसके बाद कार्बोहाइड्रेट्स आपको समझ आएंगे, ठीक है। सो वो 2 फंक्शनल ग्रुप कौन से हैं जिसकी मदद से हम कार्बोहाइड्रेट को समझ सकते हैं, तो वो है सबसे पहला जो है इसकी हमें मज़ीद ज़रूरत नहीं पड़ेगी अब। सबसे पहला जो है वो है एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप। सबसे पहला जो है वो है एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप। दूसरा जो है हमारे पास वो है कीटोन फंक्शनल ग्रुप। चलिए जनाब, ये 2 फंक्शनल ग्रुप्स हैं, मैं आपको ये बताता हूँ। एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप और से देखिए, जब कार्बन के साथ, अब ज़रा देखें, ये एक C++O को आप ज़रा गौर से देखिए, ये जो C++O है, कार्बन के ऊपर 2 बॉन्ड्स और ऑक्सीजन, इसको हम लोग कार्बोनाइल ग्रुप कहते हैं, ठीक है, कार्बोनाइल ग्रुप, ठीक है, कार्बोनाइल ग्रुप। इस कार्बोनाइल ग्रुप के ऊपर मैं थोड़ा सा आप लोगों को डॉटेड लाइन करके इसमें कुछ बताना चाहूँगा कि ये जो कार्बोनाइल ग्रुप है, इस कार्बोनाइल ग्रुप के एक तरफ आपको कार्बन नज़र आ रहा है और इसके दूसरी तरफ आपको अगर हाइड्रोजन नज़र आ गया तो बस ये जो ये हमारे पास एक फंक्शनल ग्रुप हो जाएगा, ठीक है। फिर ये क्या होगा, फिर ये हमारे पास एक फंक्शनल ग्रुप हो जाएगा। इस फंक्शनल ग्रुप को हम क्या नाम देंगे, इस फंक्शनल ग्रुप को हम लोग एल्डिहाइड का नाम देंगे। मतलब अगर C++O के एक साइड पर हाइड्रोजन आ जाए, दूसरे साइड पर कार्बन आ जाए, वो कार्बन कितने आ जाए आप परेशान मत हो, 1 2 जितने भी आएंगे उसे आने दें। यहाँ पर अगर आप देखें, यहाँ पर मैंने वैलेंसी को सेटिस्फाई नहीं किया हुआ है, तो आपके लिए मैं यहाँ पर मतलब इस कार्बन की अगर वैलेंसी 4 करनी है, जैसे आपको पहले भी मैंने बताया था कार्बन के आसपास 4 बॉन्ड होना लाजमी है, तो अब आप क्या करोगे, 2 बॉन्ड्स तो पहले से हैं, बस बड़े मज़े से खुशी आप H2 लगा दो तो ये कार्बन 4 हो जाएगा। इसी तरह आप यहाँ पर भी H2 लगा सकते हैं। लेकिन इधर एक बात है, यहाँ पर जो कार्बन है ये तो सिर्फ एक बॉन्ड है और यहाँ पर 2 हाइड्रोजन नंबर डाल दे तो ये 3 हो जाएंगे। लिहाजा आखिर में जो कार्बन होगा उसमें अक्सर हम लोग H3 लगाते हैं, तो अब इसकी वैलेंसी 4 हो गई। इसके अलावा आप ये भी, मैं आपको मज़ीद ये भी बताना चाहूँ कि ये पूरा जो कंपाउंड है, मतलब अब इसमें एक फंक्शनल ग्रुप है और ये सारा मतलब और भी कार्बन है, ये जो पूरा कंपाउंड है, इस पूरे कंपाउंड को आप लोग अब एल्डिहाइड कंपाउंड कह सकते हैं। इस ग्रुप की वजह से पूरा कंपाउंड जो है अब एल्डिहाइड हो गया। अब इस पूरे कंपाउंड में 1 कार्बन भी हो सकता है, 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं। मतलब मैं आपके लिए थोड़ा सा आगे अगर लेके जाऊँ तो भाई CH2, हाँ लास्ट में चलो CH से लगाते हैं। अब देखो 1 2 3 4 5 इसमें 5 कार्बन है। अभी भी ये क्या है, अभी भी ये सारा का सारा कंपाउंड एल्डिहाइड है। अगर मैं और कार्बन अटैच करूं तभी भी ये कंपाउंड एल्डिहाइड होगा। इस मसले से बचने के लिए हम लोग एक लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं ये कार्बन के लिए, मतलब 2 3 4 भी हो सकते हैं। हम लोग क्या करते हैं, इसके लिए हम लोग एक लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं R, ठीक है, ये वेरिएबल ग्रुप है, R का लफ्ज़ हम इस्तेमाल करते हैं। मतलब ये एक CH2 भी हो सकता है और ये सारे के सारे कार्बन भी R हो सकते हैं। तो जब आप टाइम ज़ाया नहीं करेंगे, आप ये एल्डिहाइड का शॉर्टकट शक्ल अगर आप लिखना चाहोगे, फिर आप चाहते हैं कि मैं एल्डिहाइड का शक्ल लिखना चाहता हूँ, तो आप इतने सारे कार्बन तो नहीं लिख सकते हैं। आपके लिए शॉर्टकट तरीका ये कि सारे जो कार्बन है
उसको ना लिखो, उन सब की जगह पर सिर्फ एक आर लिख दो, और आर के बाद जो ज़रूरी चीज़ है, जो काम का चीज़ है, वो क्या है, वो आप सबको पता है, वो है C डबल बॉन्ड O और यहाँ पर H है भाई। अब ये जो है ये भी एल्डिहाइड का फार्मूला है, एल्डिहाइड की पहचान है, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलते हैं जनरल, ये एल्डिहाइड का जनरल स्ट्रक्चर है। जब भी आर के साथ C डबल बॉन्ड OH आ जाए तो ये एल्डिहाइड होगा। अब इस आर की जगह पर आप लोग एक कार्बन भी लगा सकते हैं, 2 भी लगा सकते हैं, 4 भी लगा सकते हैं, 5, बहुत सारे आपकी मर्ज़ी के कार्बन लगा सकते हैं। तो ये आर जो है ये एक जनरल ग्रुप है, वेरिएबल ग्रुप है, मतलब इसमें आप एक कार्बन भी लगा सकते हैं, 2 भी लगा सकते हैं, 3 भी लगा सकते हैं। इसके बाद एक दूसरा फंक्शनल ग्रुप है कीटोन। आप ज़रा यहाँ भी देखें इसमें क्या होगा, कीटोन कौन सा फंक्शनल ग्रुप है। एक बार फिर आप देखें, फिर से C डबल बॉन्ड O, कौन सा नाम था इसका, कार्बोनाइल ग्रुप, ठीक है। इस कार्बोनाइल ग्रुप के अब आप देखें इसके दोनों तरफ कार्बन कार्बन है, मतलब इसमें और उसमें आपको क्या फ़र्क नज़र आएगा। अगर मैं आपसे पूछूं तो आप ये कहोगे कि वहाँ पर एक तरफ हाइड्रोजन था, दूसरी तरफ कार्बन थे, लेकिन यहाँ पर दोनों तरफ कार्बन है। तो भाई बहुत सिंपल सी बात है, अगर C डबल बॉन्ड के दोनों तरफ कार्बन आ जाए तो बस ये हमारे पास एक और फंक्शनल ग्रुप की निशानी है, और वो कौन सा है, कीटोन। सो अब रही बात वैलेंसी की, तो आप बड़े मज़े से यहाँ पर आप CH3 लगा सकते हैं, यहाँ पर भी आप CH3 लगा सकते हैं, CH3 C डबल बॉन्ड O, ये आपके पास कीटोन का फंक्शनल ग्रुप हो गया। तो यहाँ पर भी आप कार्बन अपनी मर्ज़ी से बढ़ा सकते हैं, छोटा कम कर सकते हैं, ज़्यादा कर सकते हैं, कैसे, बस आपने काम करना है। आपने 2 कार्बन के बीच C डबल बॉन्ड को लाना है, उसके बाद आपकी मर्ज़ी है, आप इस तरफ कितने कार्बन और मज़ीद लगाना चाहें, आपकी मर्ज़ी है। इस तरफ कितने कार्बन आप लगाना चाहेंगे, यह भी आपकी मर्ज़ी है। लेकिन दोनों केसेस में ये सारा का सारा जो कंपाउंड होगा, ये इस सारे कंपाउंड को हम लोग कीटोन कहेंगे, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर ये जो C डबल बॉन्ड O है, ये अब कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप की तरफ इशारा है। अब इस C डबल बॉन्ड O को छोड़कर इसके एक लेफ्ट साइड पर जितने भी कार्बन आपको नज़र आएंगे, उन सब को आप लोग R का दर्जा दोगे, ठीक है। और इसके दूसरी तरफ जो जितने भी कार्बन आपको नज़र आए, उसको भी आप क्या नाम दोगे, R का नाम दोगे, ठीक है। सो अब ज़रा गौर से देखिए, यानी एक R है, उसके बाद C डबल बॉन्ड O, और उसके बाद एक और R है, तो R C डबल बॉन्ड O R, R C डबल बॉन्ड O R, ये फिर किस चीज़ की निशानी है, ये फिर कीटोन की निशानी है। एक जनरल स्ट्रक्चर है कीटोन की पहचान, ये है R C डबल बॉन्ड O R। तो 2 फंक्शनल ग्रुप्स को समझने के बाद आई होप आपको ये मतलब समझ आ गया होगा कि एल्डिहाइड कौन सा फंक्शनल ग्रुप है और कीटोन कौन सा फंक्शनल ग्रुप है। अब आप बड़े मज़े से, बड़े खुशी आराम से आप कार्बोहाइड्रेट्स के डेफिनेशन को समझ पाओगे। कार्बोहाइड्रेट्स का डेफिनेशन एक लाइन का डेफिनेशन है, उसे किसी वक्त कोई भी स्टूडेंट रटा लगा के याद कर सकते हैं और एग्ज़ाम में लिख भी सकते हैं, लेकिन उसको सही मानों में समझने के लिए आपको ये सारी चीज़ें समझनी होंगी। वैसे तो हम बड़े आराम से कह सकते हैं कि भाई कार्बोहाइड्रेट क्या है, कोई आलू सामने स्टूडेंट के सामने रखें, आलू जो है बड़ा अच्छा एग्जांपल है कार्बोहाइड्रेट का। गंदम अगर मैं आपके सामने रखूं तो मैं कहता हूँ ये कार्बोहाइड्रेट है, तो आप बड़े समझ आएंगे। चीनी अगर मैं आपके सामने रखूं तो भी आप समझ आएंगे। इसी तरह मुख्तलिफ़ किस्म के जो दालें हैं और चावल है, अगर मैं आपके सामने वो रखूँ तो ये सारी की सारी चीज़ें, ये कार्बोहाइड्रेट के बड़े अच्छे एग्जाम्पल्स हैं। लेकिन उसे काम नहीं चलेगा कि अब एग्ज़ाम में कार्बोहाइड्रेट आ गया तो आपने चावल लिखना शुरू कर दिया, चावल या गंदम लिखना शुरू कर दिया। कुछ लिखना पड़ेगा, साइंटिफिकली किसी चीज़ को समझना होगा। तो कार्बोहाइड्रेट का जो साइंटिफिक डेफिनेशन है वो ये है, पॉलीहाइड्रोऑक्सी एल्डिहाइड्स और कीटोन्स, यानी वो कंपाउंड्स कौन से कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की बात करें, वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जिनमें ये 2 बातें हमें नज़र आ जाए, 2 चीज़ें हमें नज़र आ जाए। कंपाउंड तो दुनिया जहाँ में बहुत सारे कंपाउंड्स हैं, लेकिन जिस कंपाउंड के अंदर हमें 2 बातें नज़र आए। नंबर 1 पॉलीहाइड्रोऑक्सी,
पोली का मतलब क्या है? पोली, ये लफ्ज़ जब भी हमारे पास आ जाए, पोली, यहाँ पर जब लफ्ज़ हमारे पास आ जाए, कौन सा लफ्ज़? पोली का लफ्ज़। पोली, ये जो लफ्ज़ है पोली, पोली का मतलब है मैनी, और मैनी का मतलब है बहुत ज़्यादा। ठीक है, बहुत ज़्यादा का मतलब ये भी नहीं कि 1000 100, मोस्टली एक से ज़्यादा। ठीक है, मैनी, पोली हाइड्रोक्सी। हाइड्रोक्सी तो आपको पता है, हाइड्रोक्सी OH को बोलते हैं, हाइड्रोक्सी, 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 हाइड्रोक्सी किसको कहते हैं? OH को कहते हैं। ठीक है, आप लोग चाहो तो कॉमा लगाकर ऑक्सी दोबारा लिख सकते हैं, लेकिन एक ऑक्सीजन से काम चलेगा। हाइड्रोक्सी किसको बोलते हैं? OH। अब पॉली हाइड्रोक्सी का मतलब है मेनी OH। मेनी OH का मतलब क्या है? बहुत से ज़्यादा OH, यानी एक से ज़्यादा OH। तो ये शर्त नंबर 1 आ गया। शर्त नंबर 2, एल्डिहाइड और कीटोन। अगर किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में नंबर 1 मेनी OH मौजूद हूँ, शर्त नंबर 2 उसमें या तो कीटोन मौजूद हूँ या एल्डिहाइड वाला फंक्शनल ग्रुप मौजूद हूँ, तब जाकर हम उस कंपाउंड को कार्बोहाइड्रेट कहेंगे। आप किसी कंपाउंड को उठाएंगे, उसको तो कार्बोहाइड्रेट नहीं कह सकते हैं। किस कंपाउंड को आप कार्बोहाइड्रेट कह सकते हैं? जिसमें 2 बातें आपको नज़र आए हैं। एक, उसमें ज़्यादा OH ग्रुप्स मौजूद हों। नंबर 2, उसमें कोई फंक्शनल ग्रुप मौजूद हो। कौन सा? या तो एल्डिहाइड ग्रुप हो या फिर कीटोन हो। बट याद रखिएगा, दोनों का एक साथ होना लाजमी नहीं है, बल्कि हो ही नहीं सकता। एक कार्बोहाइड्रेट में एक वक्त में सिर्फ एक फंक्शनल ग्रुप का गुंजाइश है, या तो वो एल्डिहाइडिक होगा या फिर वो कीटोनिक होगा। तो ऐसा कोई कार्बोहाइड्रेट नहीं है जो एल्डिहाइड भी है, कीटोन भी है। अच्छा जनाब, मैं अब आपको मिसाल बताता हूँ। चले जी, कोई मिसाल बताते हैं कि आपको समझ है कि हाँ ये अब कार्बोहाइड्रेट है। शुरू करते हैं। यहाँ से देखिए, ये रहा जनाब, हमारे पास 3 कार्बन है। इधर यहाँ पर आपको सब नज़र आ रहा है डबल बॉन्ड हो, और यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है H। यहाँ पर आपको ऊपर जो है, आपको कार्बन के ऊपर आपको एक OH नज़र आ रहा है, और इसी तरह से आपको इस कार्बन के ऊपर भी आपको एक OH नज़र आ रहा है। ठीक है, तो अब ज़रा आप मुझे बताओ, इस कार्बन की वैलेंसी इस वक्त मुकम्मल नहीं है। 1 2 3 है, आप एक हाइड्रोजन लगा सकते हैं यहाँ पर, एक हाइड्रोजन इसके साथ लगा सकते हैं। इसकी 2 है तो आप यहाँ पर 2 हाइड्रोजन लगा सकते हैं। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि ये जो कंपाउंड आपके सामने है, ज़ाहिर है ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, इसमें कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है। ठीक है, जैसे कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कार्बन है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड को भी आप कार्बोहाइड्रेट कह सकते हैं। इस कंपाउंड पर आप गौर करें, क्या ये कार्बोहाइड्रेट है या नहीं है। तो उस पर सबसे पहले ये देखना होगा कि इसमें वो 2 बातें जो हमने डिस्कस की थी, क्या वो मौजूद है या नहीं है। तो आइए, नंबर 1, क्या इसमें मेनी OH है? जी हाँ है। एक OH ये है, एक OH ये है, तो भाई 2 OH तो है, एक से ज़्यादा तो है, तो मेनी OH तो आ गए, शर्त नंबर 1। दूसरी, क्या इसमें कोई फंक्शनल ग्रुप है एल्डिहाइड या कीटोन? तो आपको लगे यस, ये जो ग्रुप है, ये वाला जो ग्रुप है, क्या कौन सा है ये? C+OH। ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? तो आई होप आप इस वक्त बता रहे होंगे कि ये एक एल्डिहाइडिक फंक्शनल ग्रुप है। सो लिहाजा अब ये जो कंपाउंड हमारे पास आ गया, ये जो कंपाउंड सारा का सारा हमारे पास जो कंपाउंड है, ये कंपाउंड, ये पूरा का पूरा जो कंपाउंड है, ये हमारे पास कार्बोहाइड्रेट है। ये हमारे पास क्या है? कार्बोहाइड्रेट है। आसान अल्फाज में, वैसे इस कंपाउंड का अपना ज़ाती नाम भी है। मतलब अभी मैं आपको उनके नाम की तरफ नहीं ले जाना चाहूँगा कि ये ग्लूकोज है, ये ग्लिसरॉल्डिहाइड है, ये डाइहाइड्रोक्सीटोन है, ये फ्रुक्टोज, ये फलाना क्या चीज़ है। नहीं, आपको सिर्फ बताना है कि आपको एक कार्बोहाइड्रेट कैसे नज़र आएगा, आप कैसे उसको पहचानोगे। तो भाई अगर ये 2 शर्तें नज़र आए, बस वो एक कार्बोहाइड्रेट है। ठीक है, इसी तरह से एक और भी एग्जांपल मैं आपके सामने लिखना चाहूँगा। वो कौन सा है? वो ये है,
CH डबल बॉन्ड O और इसके बाद यहाँ पर फिर से CH, ठीक है, आ रहा है। यहाँ पर मैंने लगाया भाई एक OH और यहाँ पर मैंने लगा दूसरा OH मैंने लगा लिया, ठीक है। इसको आप CH2 कर दे, इसको भी आप CH2 कर दें। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि ये भी कार्बोहाइड्रेट है, आप लोग मुझे फ़ौरन बताओगे कि जी हाँ ये भी कार्बोहाइड्रेट है। क्यों कार्बोहाइड्रेट है? सबसे पहले तो भाई इसमें बहुत सारे OH हैं। ये देखो 1 2 OH हैं, 3 4 भी हो सकते हैं, लेकिन एक से ज़्यादा होंगे। शर्त नंबर 2, ये इसमें कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? इसमें कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप है। क्यों भाई? C डबल बॉन्ड O के दोनों तरफ कार्बन है, इस तरफ भी कार्बन है, इस तरफ भी कार्बन है, दोनों तरफ कार्बन है तो कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप है। एक तरफ कार्बन है, एक तरफ हाइड्रोजन है, एल्डिहाइड, तो ये लिहाजा ये एक कीटोनिक कार्बोहाइड्रेट है। सो मज़े की बात ये है कि ये भी कार्बोहाइड्रेट है, ये भी कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है, दोनों कार्बोहाइड्रेट है, लेकिन इन दोनों में फ़र्क है। ये वाला जो कार्बोहाइड्रेट होगा ये हमारे पास कीटोनिक कार्बोहाइड्रेट होगा, सही, हाँ जी। और ये कौन सा कार्बोहाइड्रेट होगा? आप लोग मुझे बताओगे, मैं सुन सकता हूँ इस वक्त। क्या बता हो सकता है? कोई बोल रहा होगा जी, एल्डिहाइडिक कार्बोहाइड्रेट। ये हमारे पास क्या होगा? एल्डिहाइडिक कार्बोहाइड्रेट। तो एटलीस्ट आज हमें ये पता चला कि भाई सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट क्या चीज़ है, और उसके बाद हमें ये भी पता चला कि कार्बोहाइड्रेट 2 तरह की, एक एल्डिहाइडिक होगा, एक कीटोनिक। एटलीस्ट आज के लेक्चर में इतना पता चल गया होगा। तो जनाब कार्बोहाइड्रेट का डेफिनेशन सीखने समझने के बाद लास्ट में बताते हैं कि कार्बोहाइड्रेट का इंपॉर्टेंस क्या है, फंक्शन क्या है, उसके बाद आप लोग बिल्कुल फारिग रहें। अच्छा जनाब, सो फंक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स हमारे पास क्या है? फंक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, चलिए जनाब, कार्बोहाइड्रेट्स की फंक्शन क्या है, मतलब आप इसको पढ़ते हैं, समझते हैं, क्यों पढ़ते हैं, मतलब इसकी कोई इंपॉर्टेंस है? जी हाँ, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि हमारे जो डाइट है, यानी जो फूड हम लोग लेते हैं, ये उसका हिस्सा है। मिसाल जैसे अभी भी बात हुई थी, भाई आप चावल उठाओ, हाँ, आप गंदम उठाओ, वीट उठाओ, आप पोटैटो उठाओ, और इसकी सिर्फ बहुत सारी जो बीन्स हैं, ठीक है, अनाज वगैरह है, आप देखिए दालें जो है सारी इसमें आ जाती हैं। ये सब के सब जो है ये हमारे खुराक का हिस्सा है और ये कार्बोहाइड्रेट्स हैं। इसके अलावा हमारे पास हमारे बॉडी को चाहिए, क्या चीज़ चाहिए? हमें बॉडी को चाहिए एनर्जी। और ये एनर्जी हमें कहाँ से मिलती है? ये एनर्जी हमें मोस्टली हमें ग्लूकोज से मिलती है। ग्लूकोज के बारे में परेशान मत हो जाओ, ग्लूकोज एक कार्बोहाइड्रेट है, और इस ग्लूकोज से आपको जो है 4 कैलोरीज की जो एनर्जी है, ये जो CAL है, CAL, ये असल में कैलोरी का शो करे। कैलोरी किस चीज़ का यूनिट है? एनर्जी का यूनिट है, सही है। तो कैलोरी जो है वो एनर्जी का यूनिट है। यानी अगर आप लोग 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट खा लेते हैं तो उस 1 ग्राम के बदले आपको 4 कैलोरीज का एनर्जी मिल जाएगा, सही है। याद रखिए हमारे बॉडी के अंदर जितने भी फंक्शंस हैं, आइज़ का देखना, बोलना, एनर्जी का खर्च करना, ये सब आपको यहाँ से मिलते हैं, ठीक है। इसके अलावा कार्बोहाइड्रेट जो है ये कुछ स्ट्रक्चर्स की शक्ल में आपको नज़र आएंगे। स्ट्रक्चर्स मीन्स बॉडी के जो पार्ट्स हैं वहाँ आपको कार्बोहाइड्रेट नज़र आएंगे। मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ। प्लांट के केस में सेल वॉल, प्लांट के केस में सेल वॉल। अब आप प्लांट का सेल उठाओ, प्लांट का जो सेल वॉल है, हो सकता है आपको नेक्स्ट चैप्टर सेल के चैप्टर में आपको पढ़ाएं। सेल वॉल जो है ये एक कार्बोहाइड्रेट से मिलकर बना हुआ है जिसका नाम है सेलुलोज। सेलुलोज के बारे में अभी से आपको पता चल गया होगा, डिफरेंट नाम है। सेलुलोज एक किस्म का कार्बोहाइड्रेट है जो आपको प्लांट के सेल वॉल में नज़र आ रहा है, और शायद प्लांट के अंदर जो सख्तपन है वो इन सेलुलोज की वजह से है।
इसके अलावा आपको और क्या नज़र आएगा, कुछ इंसेक्ट्स हैं एनिमल्स के अंदर, इंसेक्ट्स, कुछ इंसेक्ट्स अगर आप देखें उनका जिस्म खासकर बाहर से एक्सोस्केलेटन, ठीक है, उनका जो जिस्म है इंसेक्ट का एक्सोस्केलेटन, एक्सोस्केलेटन एक ढांचे को बोलते हैं, ठीक है। इंसेक्ट के ऊपर एक ढांचा होता है, इतना ज़्यादा सख्त तो नहीं लेकिन एक हार्ड स्ट्रक्चर है। वो जो एक्सोस्केलेटन है वो किस चीज़ से मिलकर बना हुआ है, वो काइटिन से मिलकर बना हुआ है। काइटिन भी एक अलग नाम ज़रूर है बट ये एक कार्बोहाइड्रेट है। सो काइटिन और सेलुलोज दोनों कार्बोहाइड्रेट हैं। इसके अलावा आपका जो सेल मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन आपका जो सेल मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन के अंदर भी आपको कार्बोहाइड्रेट्स नज़र आएंगे। किसकी शक्ल में नज़र आएंगे भाई, ग्लाइकोलिपिड की शक्ल में या फिर ग्लाइकोप्रोटीन की शक्ल में। ग्लाइकोप्रोटीन, ग्लाइको का लफ्ज़ जब आपके सामने आ जाए तो ग्लाइको हमेशा याद रखिए कार्बोहाइड्रेट की तरफ इशारा है। ग्लाइको कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है। ग्लाइकोलिपिड कार्बोहाइड्रेट और लिपिड्स का कम्बिनेशन, लिपिड्स चलो आज आप चर्बी समझ लीजिए। तो जब चर्बी और कार्बोहाइड्रेट एक साथ हो जाए इसको बोलते हैं ग्लाइकोलिपिड। और जब ग्लाइकोप्रोटीन, जब प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट के साथ एक साथ हो जाए उसको बोलते हैं ग्लाइकोप्रोटीन। तो ये जो दो तरह के कॉन्जुगेटेड कंपाउंड्स हैं ये आपको सेल मेम्ब्रेन के अंदर नजर आएंगे। तो ये कार्बोहाइड्रेट्स के फंक्शन में से, कार्बोहाइड्रेट के और भी बहुत ज़्यादा फंक्शंस हैं, बहुत ज़्यादा फंक्शंस हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ तक आप सब याद रखेंगे कि ये इसका फंक्शन है। अच्छा, एक और बात जाने से पहले, कार्बोहाइड्रेट्स को हम लोग हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन भी कहते हैं। अभी मुझे याद आया, सोचता हूँ कि आपको वो भी समझाऊँ, हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन, ठीक है। हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन क्या चीज़ है, हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन मतलब ये भी डेफिनेशन में है कि भाई आप क्यों ऐसा कहते हैं कार्बोहाइड्रेट को कि भाई हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन, हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन क्यों बोलते हैं भाई आप लोग इसको हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन। भाई दो बातें हैं यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा। नंबर वन, जब आप किसी बीकर के अंदर आप यहाँ पर कुछ कार्बोहाइड्रेट डाल दें, कार्बोहाइड्रेट मतलब कोई अच्छा सा एग्जांपल कार्बोहाइड्रेट की, मतलब चीनी आप उठा लें, सही है, चलो आप चीनी उठा लें, ठीक है। चीनी को भाई शुगर बोलते हैं। ये शुगर आप उस ट्यूब के अंदर डालें, शीशे का बना हुआ जो टेस्ट ट्यूब है उधर आप डाल दें। शुगर का कलर कौन सा है आप सब बताओगे, भाई सफ़ेद कलर है शुगर का। इधर इसको यहाँ से आप गर्म कर दें, हीट कर दें, गर्म कर दें। जब आप इसको गर्म करोगे, गर्म करने के बाद अच्छे तरीके से इसको गर्म करने के बाद सफ़ेद रंग चला जाएगा। यहाँ आपको ट्यूब के अंदर आपको सारा का सारा ब्लैक कलर नज़र आएगा। भाई पहले वाइट कलर था, अब ये सारा का सारा ब्लैक हो जाएगा। और साथ ही साथ ये जो ट्यूब का जो दीवार है अंदर की तरफ से, इधर अंदर की तरफ से यहाँ आपको पानी नज़र आएगा। ट्यूब के दीवार पर आपको पानी नज़र आएगा, किसी ने बाहर से नहीं डाला। इधर से जो आपने चीनी डाली, शुगर डाला, उस शुगर से जो है पानी बना और ये पानी आपको इस दीवार, इस ट्यूब के दीवार पे कतरे की शक्ल में नज़र आएंगे। तो पानी को तो हम लोग H2O बोलते हैं और H2O को हम लोग हाइड्रा भी बोलते हैं। हाइड्रो, अक्सर ये पानी को बोलते हैं हाइड्रो, हाइड्रेट्स। चलो भाई पानी है तो हाइड्रेट्स है। ये ब्लैक कलर क्या चीज़ है, ब्लैक कलर जो है, ब्लैक दरअसल कार्बन है, कार्बन ब्लैक है। वैसे कार्बन हमेशा ब्लैक नहीं होता, कार्बन कई शक्लों में आपको वाइट भी नजर आएगा, डायमंड की शक्ल में, उसकी अलग वजह होती है। तो अब आप ज़रा देखिए, कार्बोहाइड्रेट आपने उसको जलाया, उससे आपको एक तरफ कार्बन मिला, दूसरी तरफ आपको वाटर मिला। इसका मतलब ये है कि कार्बन और पानी है जी, ये देखो कार्बन और पानी, हाँ कार्बन और पानी चूंकि इधर हमें नज़र आए, इसीलिए कार्बोहाइड्रेट्स को हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन भी कहा जाता है, हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन। एक और मज़े की बात, आप जब कार्बोहाइड्रेट उठाएंगे तो उस कार्बोहाइड्रेट के अंदर, यहाँ शायद आपको सही नज़र नहीं आ रहा हो, थोड़ा सा मैं यहाँ पे बता देता हूँ। ये जो डायग्राम है इसके अंदर कार्बन नज़र आ रहा है आपको, और आपको क्या नज़र है, इसमें H2O नज़र आ रहा है।
तो हाइड्रेट्स वाटर हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन। एक और चीज़ आप देखें कि जब आप किसी कार्बोहाइड्रेट को देखोगे तो कार्बोहाइड्रेट में कार्बन होगा, यस लाजमी तौर पर होगा, हाइड्रोजन होगा, यस ऑक्सीजन भी होगा, तीनों के तीनों मौजूद होंगे। सही है। और क्या बताने जा रहा हूँ कि इसमें जो हाइड्रोजन की जो तादाद है वो ऑक्सीजन के मुकाबले में हमेशा 2:1 होगा। क्या मतलब 2:1? 2:1, 2:1। वो कह रहे हैं कि अगर हाइड्रोजन 2 है तो ऑक्सीजन 1 होगा। अगर हाइड्रोजन 4 है तो ऑक्सीजन 2 होंगे। अब इसको आप सिंपल करें, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, रेशो फिर क्या आया? 2:1 आया। अगर हाइड्रोजन 6 है तो ऑक्सीजन 3 होंगे, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, रेशो फिर 2:1 आया। और बताता हूँ, डोंट वरी। अगर हाइड्रोजन 8 है तो ऑक्सीजन 4 होंगे, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, रेशो हमेशा 2 आ रहा है। तो मोस्ट कार्बोहाइड्रेट्स में, ये बाद में तो चलो इशू बन जाता है, अक्सर कार्बोहाइड्रेट्स में खासकर जो मोनोसेक्राइड्स हैं उनमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो रेशियो है वो हमेशा 2:1 है, 2:1 ये रेशियो आ रहा है। सो आई होप आज का लेक्चर आपको समझ आ गया होगा। टाइम थोड़ा ज़्यादा लिया, आपसे नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। थैंक यू, बाय बाय।